चलो इलेक्ट्रोस्टैट 2 पढ़ रहे हैं और सुबह हमने पढ़ा था क्या, सॉलिड एंगल निकाला था किसका, स्फीयर का। सॉलिड एंगल फॉर अ स्फीयर, स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना आया था, तो स्फीयर के सेंटर पर जो सॉलिड एंगल आया था कितना आया था, वो ओमेगा आया था इसका 4 पाई। आपको याद हो सॉलिड एंगल जो आया था वो आया था 4 पाई, किसके लिए, स्फीयर के लिए। अच्छा, क्यूब का सॉलिड एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल फॉर अ क्यूब, मान लो कोई क्यूब है इस तरह से, इस क्यूब का सॉलिड एंगल क्या होगा, तो क्यूब का सॉलिड एंगल देखो क्या होगा, इस क्यूब को मैं ऐसे कंसीडर कर सकता हूं, सामने से देखूं क्यूब को, देखो इसके अंदर मैं एक स्फीयर कंसीडर कर सकता हूं, इस तरह से एक स्फीयर कंसीडर कर सकता हूं मैं इसके अंदर। इस स्फीयर का सॉलिड एंगल मुझे पता है कितना होता है, ये जो स्फीयर है ये इसको टच कर रहा है, इस स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना है 4 पाई। तो इस क्यूब का भी सॉलिड एंगल क्या होगा, सामने से देखूं तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना है 4 पाई, तो क्यूब का भी सॉलिड एंगल कितना होगा अंदर 4 पाई ही होगा। ठीक है, तो क्यूब के लिए भी सॉलिड एंगल कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। मतलब अगर कोई भी क्लोज बॉडी दे रखी है आपको, कोई भी क्लोज बॉडी के लिए, और अंदर उस क्लोज बॉडी के अंदर कोई भी पॉइंट दे रखा हो, जरूरी नहीं सेंटर हो, कहीं पर भी पॉइंट दे रखा हो और बॉडी क्लोज हो, तो वहां पर जो टोटल सॉलिड एंगल होगा वो हमेशा 4 पाई ही होगा। फॉर अ क्लोज बॉडी, फॉर अ क्लोज बॉडी solid angle at any interior point, solid angle at any interior point, solid angle at any interior point is 4 पाई। कैसे भी क्लोज बॉडी हो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल होगा वो हमेशा 4 पाई ही होगा। आई बात समझ में? यस सर। अब आता है इसके बाद प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम लोग निकालते हैं। तो मान लो हमको एक एरिया दे रखा है ऐसे, और ये पॉइंट दे रखा है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है 3D में जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल क्या होता है, तो देखो ये जो एरिया है मैं इसको ऐसे एज्यूम कर सकता हूं कि यहां पर एक हेमिस्फीयर बन रहा है इस तरह से, स्फीयर को एज्यूम कर सकता हूं मैं, स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, ये स्फेरिकल पार्ट हो गया आपका, और यहां से लेके इस पॉइंट से लेके पॉइंट तक ये इसकी रेडियस हो जाएगी r।
प्लेन एंगल क्या होगा आपका, मान लो ये आर्क है, तो ये वाली ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे प्लेन एंगल फाई। तो यहां पर ये एरिया कितना एंगल बना है, सॉलिड एंगल, और इस फाई के बीच में क्या रिलेशन है वो निकालना हम लोगों को। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, थीटा एंगल पे जाकर, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा थिकनेस की, ये एंगल है थीटा, और यहां पे गया मैं कितना, डी थीटा। यहां पे मैंने एक रिंग कंसीडर करी इस तरह से, एक रिंग कंसीडर करूंगा, दिख रही है रिंग कैसी होगी आपको, साइड से ऐसी दिखेगा केवल। यस सर, दिख गया। थीटा एंगल पर जाके डी थीटा एक रिंग कंसीडर करी मैंने। इस रिंग की थिकनेस कितनी होगी, इस रिंग की थिकनेस होगी आर डी थीटा, क्योंकि ये डी थीटा एंगल बना रही है यहाँ पे, तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। ठीक है, आर डी थीटा हो गया। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ऐसे दिखेगा आपको, रिंग ऐसे, ये पॉइंट है आपका, ये रेडियस आर, यह एंगल आपका थीटा, इसकी रेडियस अलग होगी। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस तो होगी आर डी थीटा, लेकिन ये जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, और यहां से लेके यहां तक हो जाएगा ये आर कॉस थीटा। ये तो पता है ना आप लोगों को कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेनस आर कॉस थीटा। वैसे बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ आर साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे रिंग का एरिया चाहिए। तो देखो ये जो रिंग है, इस रिंग का सॉलिड एंगल कितना होगा, तो इस रिंग का सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू इस रिंग का एरिया डी ए बाय, और रेडियस कितनी, आर स्क्वायर, रिंग की रेडियस कितनी, आर स्क्वायर। ठीक है, डीए की जगह क्या लेंगे, ये रिंग है, रिंग का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर। तो देखो इस रिंग की, ये जो रिंग है इस रिंग की रेडियस कितनी है, आर साइन थीटा, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, और उसकी थिकनेस कितनी है, आर डी थीटा, तो ऊपर आ जाएगा आर डी थीटा, और नीचे आ जाएगा क्या, आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ओमेगा। आर 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 स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो अंदर आएगा 2 पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आई थिंक आंसर आ जाएगा हमारा क्या, पूरे एरिया का सॉलिड एंगल आ जाएगा। ये हो जाएगा ओमेगा, यहां से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो, 2 पाई को बाहर निकालो, अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा। अब इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, पूरी रिंग लेनी है ऐसे, पूरे पूरे इस एरिया को कंसीडर करना है मुझे, पूरे स्फेरिकल पार्ट को कंसीडर करना है, तो छोटे छोटे रिंग्स को मिलाऊंगा मैं, तो 0 से लेके 5 तक मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके 5 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 5 तक, वैल्यू डालो यहां पे, क्या हो जाएगा 2 पाई कॉस 0, पॉजिटिव का हो जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस 5, क्योंकि आगे माइनस साइन लग रहा है, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आएगा ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर सॉरी अंडर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस 5। फाई क्या है यहाँ पे, सॉलिड एंगल है, और ओमेगा क्या है, सॉरी फाई क्या है, प्लेन एंगल है, और ओमेगा क्या है यहाँ पे, सॉलिड एंगल है। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, इसको आपको याद भी करना है। आई बात समझ में, 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 5।
तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, ओमेगा इक्वल टू 2π1 माइनस कॉस फाइव। फाइव क्या है यहाँ पे, ये जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है प्लेन एंगल, पूरा नहीं लेंगे, आधा लेंगे। अब देखो यहां पर सवाल है एक, मान लो क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो कुछ इस तरह से निकल रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है। मान लो ये किसी स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, किसके अंदर, मान लो ये स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, तो इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये निकालना हम लोगों को। तो स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये निकालना हमको, तो हम निकालेंगे फाई इक्वल टू ई डॉट एरिया वेक्टर, ऐसी होता है, यहाँ पे एरिया वेक्टर जाएगा। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एरिया वेक्टर भी क्या इसी तरफ होगा, आउटवर्ड होता है, हमने सुना था अभी। जो क्लोज बॉडी होती है उसके लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस 0, ठीक है। ई की जगह ई और एरिया की जगह कितना एरिया है इसका, एरिया कितना है 4πr², तो फ्लक्स हो गया E इक्वल टू 4πr²। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला होता है, कोई क्यू चार्ज है उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/r²। KQ/r², ये फॉर्मूला सुना था। यस। तो E की जगह मैं KQ/r² लिख सकता हूं। K की वैल्यू क्या होती है, 9 into 10 to 7। नहीं 1/4πε0, यस। ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो 1/4πε0 Q/r², ये तो E की वैल्यू हो गई, इंटू 4πr²। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो फ्लक्स कितना आया, टोटल फ्लक्स आया Q/ε0। टोटल फ्लक्स कितना आया Q/ε0। आई बात समझ में? यस सर। मान लो ये स्फेरिकल बॉडी नहीं होती, मान लो यहाँ पे स्फेयर नहीं होता, क्यूब होता, तो फ्लक्स कितना होता, इस स्फेयर का टोटल सॉलिड एंगल कितना है, अंदर किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना होता है स्फेयर का, स्फेयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, 4π होता है। 4π सिर्फ स्फेयर का होता है, किसी भी क्लोज बॉडी का सॉलिड एंगल कितना होगा अंदर, 4π किसी भी होगा। क्लोज बॉडी का अंदर इंटीरियर पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होता है, 4π होता है। और क्लोज बॉडी से कितना फ्लक्स पास हुआ, Q/ε0। अगर मान लो मेरे पास ऐसी बॉडी होती और इसके अंदर कोई क्यू चार्ज होता, तो इसमें से कितना फ्लक्स पास होता, इसका भी सॉलिड एंगल कितना, Q/ε0, इसका भी फ्लक्स कितना होता Q/ε0, क्योंकि इसका भी सॉलिड एंगल कितना होगा अंदर 4π, क्योंकि स्फीयर का भी सॉलिड एंगल 4π है, ये भी क्लोज बॉडी, तो इसका भी फ्लक्स सॉलिड एंगल 4π होगा, और इसके अंदर भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसके कारण भी फ्लक्स कितना पास होगा Q/ε0। बात समझ में आई कुछ?
पीयूष सर यानी सर, किसी भी कोई भी क्लोज बॉडी का कोई भी क्लोज बॉडी है, अगर उसके अंदर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, उसका क्लोज बॉडी फ्लक्स का आपको ये पता है कि क्लोज, हाँ, उसका जो सॉलिड एंगल होगा वो 4 पाई होगा। ओके सर। यस सर। तो ये ध्यान में रखो, 4 पाई से कितना फ्लक्स पास होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी Q क्लोज by बॉडी है epsilon naught। तो उसका भी एंगल 4 पाई होगा, तो उससे ही फ्लक्स कितना पास होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? आई सर। आ गई, ठीक है। और देखो, जो स्फीयर होता है, स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। तो 4 पाई सॉलिड एंगल बनाने के लिए आपको कितना एरिया चाहिए होता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई सॉलिड एंगल बनाने के लिए कितना एरिया जरूरत पड़ता है आपको, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई? क्योंकि स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई। तो 4 पाई सॉलिड एंगल बनाने के लिए आपको 4 पाई आर स्क्वायर की एरिया की जरूरत पड़ती है। तो अगर मुझे ओमेगा सॉलिड एंगल बनाना है, ओमेगा सॉलिड एंगल बनाने के लिए कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी, 4 पाई के लिए 4 पाई आर स्क्वायर एंगल की जरूरत पड़ रही है एरिया की। यस सर। ओमेगा सॉलिड एंगल के लिए कितना एरिया की जरूरत पड़ेगी, आर स्क्वायर जल्दी बोलो, ओमेगा। ओमेगा आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? सीधी बात है, यस। ठीक है। और ये समझ में आ ही गया, कोई भी क्लोज बॉडी है तो उससे फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन है, देखो, एक डिस्क रखी हुई है, एक क्वेश्चन है, ऐसे एक डिस्क रखी हुई है जिसकी रेडियस ले लो r, रेडियस ले लो r, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, एक Q चार्ज रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पर, डिस्टेंस मान लो x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और इसका चाहो तो एंगल भी लिख सकते हो, फाई एंगल है, ये यहाँ पे एंगल बना रहा है फाई। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ऐसे करके, ऐसे करके इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है इससे। तो मुझे बताना है कि इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा, इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा। यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। आपको ये पता है, क्या पता है कि 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास होता है, 4 पीयूष, पाई 4 पाई सॉलिड एंगल से फ्लक्स कितना पास होता है, 4 पाई आर इसको। Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हाँ, फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी सर। 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास होता है, Q Q बाय बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस एरिया का सॉलिड एंगल निकाल लिया तो उससे भी फ्लक्स निकाल सकता हूं मैं। यस सर। तो सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, आपको एंगल निकालना पड़ेगा, सॉलिड एंगल कितना होगा। तो सॉलिड एंगल आप जानते ही हो, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है। या कॉस फाई बोल दो, या फाई दे रखा तो फाई लिखो, 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई, इसका सॉलिड एंगल बनेगा यहाँ पे ये वाला ओमेगा। फोर पाई से कितना फ्लक्स पास होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ओमेगा से कितना फ्लक्स पास होगा, ओमेगा से कितना फ्लक्स पास होगा, बताओ कितना होगा। 4 पाई से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हो रहा है, तो ओमेगा से कितना फ्लक्स पास होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। बात समझ में आई?
4 पाई सॉलिड एंगल से Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट एंगल से निकाल लेंगे कि कितना फ्लक्स पास होगा, और ओमेगा से फ्लक्स कितना पास होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस ओमेगा की वैल्यू, तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, फ्लक्स थ्रू डिस्क, डिस्क के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा कितना है 2 पाई 1 माइनस कॉस फाई, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू अगर पता हो, आपको ये x दे रखा है और ये r है, तो बेस, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 2 पाई से 2 टाइम्स, तो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस फाई x डिवाइडेड बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डिस्क के कारण फ्लक्स। आया समझ में? कोई डाउट है तो पूछो।